लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पंजाब की राजनीति में हर रोज नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कभी पंचायत चुनाव में नामांकन रद्द होने से पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं, तो कभी 1984 दंगा मामले में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिए जाने पर विवाद होता है। और अब 3 साल पुराने बरगाड़ी बेअदबी मामले में एसआईटी ने बादल परिवार और अभिनेता अक्षय कुमार के बाद अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा को समन जारी किया है, जिसके बाद से पंजाब में इतनी कड़ाके की ठंड में भी राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। तो बेअदबी मामले में चल रही एसआईटी की जांच से अकाली नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक नेता जांच और पूछताछ के घेरे में आते जा रहे हैं। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के बाद अब अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा को एसआईटी ने समन जारी कर 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए आदेश दिए हैं। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। पंजाब सरकार के आदेश पर 3 साल पुराने बरगाड़ी बेअदबी मामले में संबंधित गोलीकांड की घटनाओं की जांच कर रही एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और कोटकपुरा से पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ से पूछताछ के बाद अब बारी अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत चीमा की है। अब एसआईटी ने दलजीत चीमा को भी पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को फरीदकोट में एसआईटी के कैंप ऑफिस में पेश होने का सम्मन जारी किया है। बता दें कि सरकार के पास पेश जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट में एक जगह पर पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा की भूमिका का भी जिक्र है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी की गोलीकांड से संबंधित दोनों घटनाओं की जांच को जस्टिस रणजीत सिंह रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार के पास पेश जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट में एक जगह पर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा की भूमिका पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी देने के लिए बादल परिवार ने तख्तों के जत्थेदारों को अपने घर बैठक के लिए बुलाया था। इस बैठक में दलजीत सिंह चीमा ने डेरा प्रमुख के माफीनामे वाला पत्र पढ़कर सुनाया था, लेकिन अकाली दल इस बात से हमेशा ही मुकरता आया है। अकाली दल का कहना है कि किसी तरह की माफी नहीं दी गई थी। एसआईटी के जांच के दायरे में अकाली नेताओं का आना जांच के लिहाज से कितना सही है, ये एसआईटी जाने। लेकिन अकाली नेताओं के नाम ने कांग्रेस और आप को एक मौका जरूर दे दिया है अटैकिंग मोड में आने का। अब विरोधी अटैकिंग मोड में है तो अकालियों को डिफेंस में किसका सहारा मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। पंजाब डेस्क, जनता टीवी। इधर मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस लगातार ऐसी राजनीति कर रही है। हमारी पार्टी हमेशा से ही दोषियों को सख्त सजा देने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस सभी फ्रंट पर फेल हो चुकी है। यानी कि सभी फ्रंट ऐसे हैं जहां कांग्रेस फेल हो चुकी है और इसीलिए वो ऐसे काम कर रही है। बरगाड़ी मामले ਦੇ ਵਿੱਚ जो राजनीति कांग्रेस ने की थी, देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ इस राजनीति कर रहे हैं। तो बिल्कुल यही आज की हमारी चर्चा का विषय है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार अब इस मामले में ऐसा लग रहा है कि अकाली नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, बॉलीवुड नेता अक्षय कुमार को समन जारी हुआ, उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब एसआईटी ने समन जारी किया है दलजीत सिंह चीमा को और 29 दिसंबर को उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो चलिए हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखबीर सिंह लोधी नंगल, जो कि विधायक हैं अकाली दल के, फोन लाइन पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही रोहित पुरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, अमृतसर से हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि मदन मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदन मोहन मित्तल, जो कि पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा लखबीर सिंह लोधी जी, और सीधा सा सवाल मेरा आपसे ये है, मुश्किल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बार बार आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक
द्वेष के चलते इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सर ये कार्रवाई तो एसआईटी की है, समन जो जारी हुआ है वो एसआईटी की ओर से किया गया है, तो फिर इसमें आप कांग्रेस का हाथ क्यों बता रहे हैं? दरअसल बात ऐसे है मेरे भाई साहब कि जो एसआईटी बनाई है कांग्रेस वालों ने, वो इसी मंशा से बनाई है कि अकाली दल के नेताओं को परेशान किया जाए, समझे कि नहीं? अगर ये 1 by 1 इन्होंने अकाली दल के नेताओं को बुलाना है तो सभी को एक बार ही समन कर दें। सभी की बात जो इनके पास किसी किस्म की को बात है तो समन करने से क्या है, समन कर ले। हमें क्या अक्षय कुमार को इन्होंने समन किया था, क्या निकला वहां से? कोई बात निकली? ये तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो कानून है, कानून को कोई आदमी अपने हाथ में नहीं ले सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी काली लीडरों को ये कॉल कर ले, उनके बयान, ये हरासमेंट करने की जो बात है ना, कोई मुश्किलें हमारी नहीं बढ़ रही। हमें किसी मुश्किल का डर नहीं है, हम पाक साफ हैं, हमारा किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है किसी बात से। तो इसके कहने पर जिनके तो सर एसआईटी जो समन जारी कर रही है उसमें सहयोग करिए, जांच में पूछताछ के लिए जाना चाहिए फिर दलजीत सिंह चीमा को। तो फिर आप बार बार आप ये बात क्यों कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है पूरी कार्रवाई? आप ऐसा क्यों कहते हैं? सवाल ये है ना सर मेरा। हाँ, ऐसी बात ये है कि बादल साहब को समन किया वो गए, सुखबीर सिंह बादल को किया वो समन किया वो गए, दलजीत सिंह चीमा को समन किया है वो भी जाएंगे, मगर इसके पीछे तो राजनीति है। दलजीत सिंह चीमा तो ऑप्स का काम करते हैं, रोपड़ से वो विधायक हैं। कल मैं लोधी नंगल बटाला से विधायक हूँ, मुझे भी समन कर ले। समन करना तो ऐसे रणजीत सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इनका जिक्र हुआ था, उसमें इनका नाम आया था। और ये भी कहा गया कि डेरा प्रमुख, ये भी कहा गया सर मेरे सवाल तो सुन लीजिए, ये भी कहा गया कि डेरा प्रमुख का जो माफीनामा का जो पत्र था वो भी इन्होंने पढ़कर सुनाया था और इसी के चलते इनको समन जारी किया है। एसआईटी इसीलिए इनसे पूछताछ करना चाहती है। सर जो समन जो आपने कहा है कि वो पत्र उन्होंने पढ़ कर सुनाया था, जो ये बात का मुझे तो इल्म नहीं है, सच्ची बात मैं कहूंगा, समझिए कि नहीं? मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एसआईटी जो बनी है वो जितने लोगों को जी जाए समन करी जाए। समन करने से उनकी इन्वेस्टिगेशन है, अगर उसको कहीं इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है तो दलजीत सिंह चीमा भी उनकी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास रोहितपुरी जी, आप राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है अकाली दल की ओर से आपके ऊपर कि आप जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं और एसआईटी की जो जांच चल रही है वो भी राजनीति से प्रेरित है। किसी ने की है तो गंदी तरीके से अगर किसी ने राजनीति की है तो वो अकाली दल वालों ने की है। उन्होंने धर्म के पीछे राजनीति की है जिसके कारण इनको अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। लोगों ने दिखा दिया कि हम उन लोगों के साथ नहीं है जो बड़गाड़ी कांड और बैबल कला में निहत्थे सिंहों को सिंह संगतों पर गोली चलाएं और उनको भगाएं। इन लोगों, पंजाब के लोगों ने जवाब दिया कि हमें आप जैसे नेता नहीं चाहिए। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता पर विश्वास जताया कि वो इसकी जांच कराएं। इसी के बहाने उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पूरी पावर दी और चीफ मिनिस्टर बनाया। साथ के साथ उन्होंने अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिस रणजीत सिंह जो कि एक रिटायर्ड जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो जज हैं जी, और उनकी रेपुटेशन है मार्केट में, उनके साथ उन्होंने प्रमोद कुमार जी लगाए, कुंवर विजय प्रताप जी लगाए जो कि एक ईमानदार अफसर माने जाते हैं अपने आप में। अगर आप बात करें एक तरफ विक्रम मजीठिया या एक तरफ कुंवर विजय प्रताप, लोगों का एक ही बयान होगा कि कुंवर विजय प्रताप एक ईमानदार शख्स हैं और लोगों का भरोसा है। ऐसे लोग अगर एसआईटी में बैठे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी निकालेंगे, जो लोग इसमें दोषी हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। मैं तो ये कहता हूं कि आप बताइए कि जिन्होंने पुराने प्रकाश सिंह बादल की कोठी के अंदर एक चिट्ठी पत्र जोर जोर से पढ़कर डेरा सच्चा सौदा को माफ करने के लिए जो कार्य किया वो भी उनमें गुनहगार हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले मेरा लोधी नंगल जी से सवाल है कि आप मुझे बताइए, आप अगर जांच में सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं? कौन कह रहा है कि हमने वहां जांच में शामिल नहीं होना? जिस आदमी को आपने बुलाया है, चाहे 100 अकाली दल के आदमी को बुला लो, हम जांच में शामिल होंगे। हमें जांच में शामिल होने से कोई इतराज नहीं है।
मगर ये 2 गोली चलाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने सर आप जस्टिस रंजीत सिंह के ऊपर आप करेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, आप प्रमोद कुमार जी के करेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, आप कुंवर विजय प्रताप के करेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, जिनकी छवि पंजाब के लोगों में एक ईमानदार छवि है, लोग भरोसा करते हैं कि ये लोग ईमानदार हैं। नहीं लखबीर जी, जो सवाल जो यहाँ पर उठाया जा रहा है रोहितपुर जी की ओर से, उनका ये कहना है क्या आपको रणजीत सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, हालांकि आप उसको झुटला चुके हैं, अकाली दल के नेता, बीजेपी के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से उसको नेगलेक्ट आपकी ओर से किया गया, आप अभी भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि आप अभी भी ये बात मानते हैं कि रणजीत सिंह कमीशन की ओर से जो रिपोर्ट आई थी आप उसको नहीं मानते हैं कि जो भी उसमें कहा गया? हमने देखिए, हमने वो रिपोर्ट सारी देखी है, वो सेशन में। देखिए सर, अभी आप कह रहे थे, जब मैंने आपको ये बताया कि माफीनामे मामले को लेकर ही दलजीत सिंह चीमा को समन दिया गया है, तो आपने कहा कि सर, आपने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी आप कह रहे हैं आपने वो पढ़ा है? नहीं सर, आपकी बातों में जो सर आपकी बातों में लखबीर जी आपकी बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है सर। आप पहले कह रहे हैं कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, तो पहले आप सर ये तय कर लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, सुनाइए ना सर, आपकी बात सुनने के लिए बैठे सर, हम सुनाइए जी। मैंने आपको कहा है कि वो बात जो है, जो जितनी बड़ी रिपोर्ट थी ना, वो सारी की सारी सेशन में रखी गई है। मेरा कहने का मतलब है उस रिपोर्ट में हम मानते नहीं है, अकाली दल वालों ने रिजेक्ट की है, हम उसके साथ सहमत नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, कहाँ अकाली दल की, कहाँ किसी की कोई वहाँ शमूलियत की बात जस्टिस रंजीत सिंह ने की है। जो जस्टिस रंजीत सिंह था, उसका जो जितना वावेला बना है उसको चैलेंज किया गया है, उसकी रिपोर्ट को भी चैलेंज किया गया है। ये तो आने वाले समय में जो हमारी जुडिशरी है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, लखबीर जी आऊंगा मैं आपके पास। फिलहाल हमारे साथ मदन मोहन मित्तल जो कि पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं उनका इस पूरे मसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। मदन मोहन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईटी ने अब अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता हैं दलजीत सिंह चीमा, उनको भी समन जारी किया है। सर आपको लगता है क्योंकि अब 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है ज़्यादा दूर नहीं है, आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको होगा, आप ये मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि गुरु साहबान और गुरु ग्रंथ साहब ये इन सब बातों से बड़ा दूर है। गुरु साहबान हमारे सबके लिए पूजनीय है, गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए पूजनीय है, और गुरु ग्रंथ साहब में सभी धर्मों की वाणी है जी, उसमें सबको महान दिखाया गया है। और ये राजनीति के कारण इसको तोड़ मरोड़ करके लोगों में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कौन लड़ा रहा है सर? राजनीति कौन कर रहा है ये भी क्लियर कर दीजिए। सरकार कर रही है, और कौन कर रहा है? अच्छा, कैसे कर रही है वो भी बताइए। देखिए, ये कैप्टन साहब की सरकार कर राजनीति, वो अपने आप को सिखों का नेता बनाने के लिए जो अकाली दल के पहले नेता रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे मंत्री रहे, या एसजीपीसी में रहे, या जो भी उनके पास मुख्य पद थे। नहीं सर, आप इसमें सरकार को कितना दोषी मानते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ सर। सुनिए बात, चलिए बोलिए, आप बोलिए। वो इनको नीचा दिखा करके कैप्टन साहब खुद अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैं पंथक सेवा में ज्यादा आगे हूँ। तो पंथक सेवा किस बात की है सर? मैं वही आपसे, मैं सर यही आपसे जानना चाह रहा हूँ मदन मोहन जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ सर जी। मैं आपको टोक नहीं रहा सर, लेकिन आप अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो सर टोकना मेरी मजबूरी बन जाती है सर। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। चलिए बोलिए। तो ये जो है राजनीतिक करना, किसी बात का भी करना जो है वो ना समाज के हित में ना देश के हित में है, और इससे कोई भी पॉलिटिकल एडवांटेज इसको मिलेगा नहीं। हम 80 के दशक में देख चुके हैं जिन लोगों ने राजनीति की क्या हुआ, पंजाब में खून खराबा हुआ, इन्होंने ही वहाँ धरना लगवाया, इन्होंने धरना उठवा दिया, यही पहले उत्तर है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वोट अपनी तरफ रखो। नहीं सर, 2015 में सरकार किसकी थी? 2015 में सरकार किसकी थी सर?
अरे हमारी सरकार थी, फिर तो हमने थोड़े उसके बाद भी 71 टाइम हो रहा है। सर गोली भी इनकी सरकार के पुलिस अफसरों ने चलाई है। सर कसम से हमारे सर जो रणजीत सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट आई सर, आप इतने बड़े नेता हैं सर, जो आपने पढ़ी होगी वो रिपोर्ट थी, जो सिख उसमें संगत किस थी, तरीके से जो अकाली दल के बड़े नेता हैं गुरु उनका ग्रंथ नाम साहब आया का सर। नाम ले रही थी, उन पे गोलियां चलाई गई। चलिए मैं आ रहा हूँ आप तीनों के पास आऊंगा, लेकिन इसमें जो बड़ी खबर फिलहाल हम बता दें, और ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है 3 तलाक बिल को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 तलाक बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग के बाद लोकसभा में बिल पास हो चुका है। आज दिन भर इस बिल को लेकर चर्चा हुई है सदन के अंदर। 3 तलाक बिल लोकसभा से पास हो चुका है। वोटिंग के बाद लोकसभा में बिल पास हो गया है। इस बिल पर वोटिंग कराई गई और वोटिंग में ये बिल जो है पास हो गया है वोटिंग के जरिए। तो 3 तलाक को लेकर जो लगातार चर्चा आज हो रही थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोकसभा से तो कामयाबी सरकार को मिली है और वोटिंग के बाद लोकसभा में बिल पास हो चुका है। हालांकि जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ओवैसी ने भी इस बिल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने सदन के अंदर एक प्रस्ताव रखा, हालांकि वो बात अलग है कि वो प्रस्ताव गिर गया, लेकिन 3 तलाक पर जब वोटिंग हुई तो 3 तलाक बिल के पक्ष में कुल मिलाकर के 245 वोट पड़े, जबकि लोकसभा में बिल के विरोध में सिर्फ 11 मत पड़े हैं, 11 वोट पड़े हैं। 3 तलाक बिल लोकसभा से पास हो चुका है। वोटिंग के बाद लोकसभा में बिल पास हो गया और सरकार के लिए ये कामयाबी आप इसको कह सकते हैं। हालांकि ये सभी जानते हैं कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, सरकार को यहाँ दिक्कत वैसे भी नहीं आती। तो लोकसभा में बिल के विरोध में कुल मिलाकर के 11 वोट पड़े हैं सिर्फ, और पक्ष की बात की जाए तो इस बिल के पक्ष में 245 वोट पड़े हैं। तो मैं इन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, एक एडवोकेट होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते, कि महिलाएं तो वो बहनें भी हैं कि जो रोज़ कचहरी में घूमती हैं। क्या हिंदू महिलाएं नहीं होती, या सरदार महिलाएं नहीं होती, या क्रिश्चियन महिलाएं नहीं होती? महिलाएं तो सब होती हैं। उनको कितनी इज्जत दी? उनको इतनी इज्जत दी कि उसे 1 साल की सज़ा दे के छोड़ दिया। अगर महिला चाहती है कि उसे तलाक हो जाए तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तो नहीं दूंगा, तुम्हारी मारी। फिर वो मेंटेनेंस डालती है, मेंटेनेंस नहीं मिलता, वो अपने बच्चों को लेके घूमती है, उसकी सज़ा क्या है? और हमारे यहाँ तो सज़ा का मौका ही, मतलब औरत को बिल्कुल इतना बर्बाद कर दिया कि उसके ना तो इनलाज उसे चाहेंगे कि उसका भाई और बेटा जेल में जा चुका है, और जब तलाक नहीं हुई तो वो अपने घर छोड़ के माँ बाप के घर कैसे चली जाएगी? तो वो जो इसमें खला जिसे कहते हैं ना, स्पेस में घूम रही है औरत। ना आसमान मिला उसे, ना ज़मीन मिली, और उसका जो अच्छा बुरा हस्बैंड था वो भी चला गया। और आप कह रहे हैं कि तलाक नहीं हुई। जब तलाक नहीं हुई तो हस्बैंड का वास्ता ख़त्म कभी हुआ? तलाक के मीने है संबंध ख़त्म होना, ताल्लुक़ ख़त्म होना। हमारा उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया जब उसने तलाक दे दी। जब आप कह रहे हैं कि तलाक ही नहीं हुई तो उससे हमारा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। जब ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ तो सज़ा कैसी और तलाक कैसी? पहले तो इसका जवाब चाहिए। यानी आप मानती हैं कि ये हित में नहीं है? हित में नहीं है, मुस्लिम महिलाओं के हित में नहीं है, कतई नहीं। क्या उसका इंतज़ाम सरकार ने किया? क्या उसके बच्चों को, उसकी बीवी की सेफ्टी के लिए कुछ किया? सुरक्षा दी उन्हें पैसा, खाने के लिए पैसा दिया? क्या उसके एजुकेशन के लिए कुछ किया इंतज़ाम? पहले तो ये सबसे पहले ये होना चाहिए था कि ट्रिपल तलाक देने वाले को जो भी आप सज़ा दें, उसके एवज़ में, उसके बदले में उन ऑप्शन क्या है इनके पास, उस औरत का, उस फैमिली का क्या है? बताइए, कुछ भी नहीं है। उसे डाल दिया खला में, वो उसे खुश कर दिया आपने। और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अनंतराम जी हमारे साथ है, मौजूद हैं फोनलाइन पर इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए। अनंतराम जी, आप कैसे देख रहे हैं? 3 तलाक बिल लोकसभा से पास हो चुका है। जी देखिए, ऐसा है, पहले लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है सत्ता पक्ष को, बिल्कुल, और क्योंकि पिछली दफा भी राज्यसभा में बात आती थी और लोकसभा से तो आज कांग्रेस ने तो वॉकआउट ही कर दिया, और जितनी अमेंडमेंट से अपोजिशन की तरफ से आई थी वो नेगेटिवेट हो गई, अर्थात वो कैरी आउट नहीं हुई, और जिस मूल रूप में सरकार ने पेश किया था बिल को वो पास हो गया है लोकसभा से।
रही बात ये कि इसके प्रोस एंड कॉन्स पे, इसके पक्ष और विपक्ष की, जहाँ तक बात है कि निश्चित रूप से आपको होगा शाहबानो केस में हुआ था ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, कि भाई उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, भरण पोषण के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन वो सरकार, तत्कालीन सरकार ने एक पास करके बिल उसको नेगेटिवेट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपना मत, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपना मत प्रकट कर चुका। निश्चित रूप से ऐसा बिल होना चाहिए मुस्लिम महिलाओं के लिए। और जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था, कोई बोल रहे थे लेडी थी कि भाई उनके लिए क्या किया, उनके लिए मेंटेनेंस का प्रोविजन है उसमें बाकायदा, और मेंटेनेंस उसे जिसने तलाक लिया है, तलाक लेगा तो उसके ऊपर डाला जाएगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी यही है कि मेंटेनेंस का, भरण पोषण का जिसको कहते हो आप, उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हस्बैंड की। जी तो बिल्कुल। लेकिन अनंतराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यहाँ पे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इस बात का जिक्र हम भी कर रहे थे जी, चलिए आते हैं आपके पास, की तरफ से बने हैं और उसके बाद फिर उसमें आपसी ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से तलाक होती है, तो ये पूरे समाज के लिए एक तकलीफ का बाइस होता है। लेकिन अगर तलाक वाक़ई हो जाती है तो उसके बाद जो है फिर साथ में रहना जायज़ भी नहीं होता। लेकिन आप एक ऐसे एक्शन को जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने कानून के तहत, जो अपने फैसले के तहत जिसको इनवैलिड कर दिया है, उसको आप बाकायदा एक क्रिमिनल चीज़ बना रहे हैं और पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये सिवाय एक पॉलिटिकल गिमिक और इलेक्शन की तैयारी के अलावा इनको औरतों से कोई मतलब नहीं है। अगर औरतों से वाकई इनको मतलब होता तो उसमें किसी किस्म की कोई हिंदू और मुसलमान की वो नहीं होनी चाहिए थी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो एक अमेंडमेंट पेश किया कि जो असल इशू है वो ये है कि डेजर्टेड वुमेन का हम उनका कोई फलाह बहबूद की कोई बात कर रहे हैं, उनकी घर वापसी की कोई बात कर रहे हैं, अगर उनके साथ में ज्यादती हो रही है, उनके साथ में किसी किस्म का हम कुछ ख्याल कर रहे हैं, हमें लगता है वो तो कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि ये जो डिजर्शन है वो हिंदू समाज के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, बाकी और जगह भी है। तो अगर डेजर्शन के ऊपर भी अगर कुछ बात आती तो हमको लगता है कि वो जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है, उनके ताल्लुक से कुछ बेहतरी समझते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपने देखा कि योगी हुकूमत ने नमाज पढ़ने के मामले के अंदर एक ऐसा मसले के डायरेक्शन दिया पुलिस ने जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और अगर आप मजहब से हटाकर अगर देखे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान जो है वो हिंदू समाज को होगा, क्योंकि उसके अंदर यात्राएं, उसके अंदर हम 15-15, 20-20 दिन के लिए पूरे रोड जाम कर देते हैं, वो सब कुछ होना बंद हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि मुल्क का जो हमारा ताना बाना है वो मजहबी रवादारी का मामला है, तो उसके अंदर हिंदू हो के मुसलमान, हमारे सिख भाई हो कि ईसाई, उनको एक साथ रहने का हक होना चाहिए और अपने अपने मजहब को मानने की उनको इजाज़त होनी चाहिए। अगर पब्लिक प्लेसेस पे सिर्फ एक दिन नमाज पढ़ने को लेकर इतना वावेला हो सकता है तो बाकी हम ये समझते हैं कि इस तरह के तमाम जितने भी प्रोसेशंस हैं, जो भी मजहबी कामों के लिए जो पब्लिक पार्क्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उन सबको बैन हो जाना चाहिए। तब हमको लगेगा कि ये कोई निष्पक्ष किस्म का एक वो हो रहा है। सर एक छोटी सी, हाँ बैटरी डाउन हो गए, कोई नहीं सर, कर लेंगे। सर एक छोटी सी कह रही है कि वो बदलाव के साथ वो इस बिल को लेकर आई है, तो क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते आप? हाँ सर, सरकार कह रही है कि इस बार वो बदलाव के साथ इस बिल को लेकर के आई है, तो क्या उन बदलाव से आप खुश नहीं हैं? नहीं, मुतमईन नहीं हैं हम, और ये सिर्फ धोखा देना है, ये पूरा अवाम को धोखा देने के बराबर है। इससे कोई मसले का हल नहीं हो रहा है। विरोध जो है वो भी लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार के लिए एक कामयाबी आप इसे इसलिए कह देंगे क्योंकि हालांकि लोकसभा में वैसे भी सरकार को दिक्कत नहीं होनी थी, ये पहले से ही तय था, क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, तो लोकसभा से सरकार ने इस बिल को पास करा लिया है। लेकिन राज्यसभा जो है वो सरकार के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती। 3 तलाक बिल पर जो वोटिंग आज हुई है,
तो वोटिंग के बाद लोकसभा में बिल पास हो चुका है पक्ष में, और फिलहाल हमारे साथ इशरत झा जो याचिकाकर्ता इस मामले की, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। इशरत झा जी, लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, क्या कहेंगे आप, आपकी पहली प्रतिक्रिया? अस्सलाम वालेकुम। लोकसभा में बिल पास हो गई है तो इससे तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रही थी वो बिल पास हो गई है। और इसे पास करने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम औरतों को भी हक मिले, न्याय मिले और वो अपनी जिंदगी जी सके, खुलकर जी सके। जिस तरीके से डर के जीती थी औरतें लोग, वो चीज ना रहे, डर नहीं रहे। जितना मतलब मर्द का हक है उतना औरतों का हक है, इस वजह से वो जी सकती है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है और बिल पास हो गया है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगी। लेकिन इशरत जहां जी, जो कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से जो इसमें संशोधन किया गया है, जो 3 अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं जो इस बिल के विरोधी हैं, जो इस बिल के विरोध में खड़े हैं। उनका कहना है कि ये नाकाफी हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप इससे सहमत हैं या नहीं? इससे कुछ क्यों नहीं होने वाला है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इसे मतलब कि अनदेखा क्यों करते हैं। क्यों उन्हें ये समझ में नहीं आता कि एक औरतों का तकलीफ, दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता है। जब औरतों को तलाक देकर किनारे कर दिया जाता है तो उस औरतों को देखने वाला कौन रहेगा जी? क्या जो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग देखेंगे क्या? मेरे शौहर तो छोड़ दिए 4 साल से, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। तो जो बोल रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो वो लोग आकर मुझे देखें। मेरे घर खर्चा चलाए, मैं अपने एक बेटे के साथ रहती हूँ, वो लोग मुझे देखें। तो यही तो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं इशरत जहां जी। उनका यही तो कहना है कि ऐसे मामले में मान के चलो कि पति जो है वो अगर जेल चला गया तो उसके बाद फिर परिवार को कौन चलाएगा? यही तो सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग। मेरे शौहर तो जेल में नहीं है, वो आराम से दूसरी शादी करके दुबई में घूम रहा है। तो मुझे देखने वाला अब तक कोई नहीं है। तो आप मानती हैं कि सरकार की ओर से जो भी कदम उठाया जा रहा है, सरकार बिल्कुल सही कदम उठाया है सरकार ने, और ये मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा कदम है? बहुत ही अच्छा कदम है। और जो सरकार ने जो कदम उठाई है बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि अगर वो तो जेल में नहीं रहकर घूम रहा है, दूसरी शादी करके ऐश कर रहा है, तो भी मेरा खर्चा नहीं दे रहा है। इससे बेहतर वो जेल में रहे। इशरत जहां जी, लोकसभा से ये बिल पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी कहीं ना कहीं ये बिल पास कराना सरकार के लिए चुनौती होगी, क्योंकि वहां पर हम सभी जानते हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। आपको उम्मीद है कि वहां से भी ये बिल पास हो जाएगा और ये बिल जो है कानून का रूप लेगा और वाकई में मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं, जिसके लिए लगातार वो इंतजार कर रही हैं, उसमें कामयाबी सरकार को मिलेगी और कहीं ना कहीं 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिलेगी? जी मिलेगी। उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जरूर कामयाब होगी। जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इसी के राज्यसभा से ये बिल कैसे पास होगा, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से लगातार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वहाँ से सरकार इसे कैसे पास कराएगी, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।